Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing history of Tamil Nadu board. This is chapter 30, where in which we will discuss the rise of fascism and Nazism. तो पहले आपको इन दो वर्ड्स का मीनिंग समझना ज़रूरी है कि फासिज्म और नाजिज़म होता क्या है। तो देखिए, अगर हम फासिज्म या फिर फासिस्ट आइडियोलॉजी की बात करें तो एक तरह का गवर्नमेंटल सिस्टम मान लीजिए जो कि एक डिक्टेटर। अब डिक्टेटर क्या होता है? डिक्टेटर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने मन के हिसाब से सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। तो ऐसा गवर्नमेंटल सिस्टम जो कि एक डिक्टेटर चलाए, जिसके पास सारी की सारी कंप्लीट पावर्स होंगी, वो फोर्सबली उसका जो भी ऑपोजिशन होगा उसको सप्रेस करेगा, या फिर किसी भी तरह का कोई भी उसको क्रिटिसाइज़ करेगा तो उसको फोर्सबली सप्रेस कर सकता है। और ही कैन ऑल्सो रेजिमेंट ऑल द इंडस्ट्री, कॉमर्स, एवरीथिंग, और थोड़ा एग्रेसिव नेशनलिज्म या फिर रेशिज्म को सपोर्ट करेगा। वो होता है फासिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, अब अगर हम बात करें नाजिज़म की, है ना, तो नाजिज़म इज़ एक्चुअली यू कैन से एक तरह का नेशनल सोशलिज्म है। ठीक है, नेशनल सोशलिज्म है, बेसिकली जर्मन नेशनल सोशलिज्म है। एक टोटलिटेरियन मूवमेंट चलाया था एडोल्फ हिटलर ने। ठीक है, उसी को बोलते हैं नाजिज़म। और उसने नाजी पार्टी बनाई थी जर्मनी में। एक इंटेंस नेशनलिज्म मान लीजिए, जिसमें मास अपील की जाती थी, डिक्टेटोरियल रूल था, और नाजिज़म के जो आइडियाज़ थे वो विद एलिमेंट्स ऑफ द इटली फासिज्म ये स्प्रेड किए जाते थे। इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट आप मान लीजिए एक एंटी इंटेलेक्चुअल अथॉरिटिकल मूवमेंट था, जो कि एक डिक्टेटर के विल पर सारे काम चलाए जाते थे जिसमें, और वही था होल एंड सोल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द पीपल एंड द नेशन। ठीक है, तो यही है आपका नाजिज़म एंड फासिज्म। तो देखो, इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, आप पहले उसके कंटेंट्स देख लीजिए। मसूलिनी और फासिस्ट इटली के बारे में देखेंगे, कैसे इसका राइज़ हुआ, कैसे ये डिक्टेटर बना, कॉजेज़ क्या थे ग्रोथ के, राइज़ कैसे हुआ इनका। फिर नाजिज़म पढ़ेंगे जर्मनी का, जर्मनी कैसा था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। फिर रिवॉल्ट रॉयलिस्ट का कैसे हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस, रेपरेशंस, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें। और फिर हिटलर वगैरह जो है वो आया। ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में समझेंगे, बट इस पर्टिकुलर पार्ट में हम फोकस करने वाले हैं मसूलिनी एंड फासिस्ट इटली। इटली के बारे में समझेंगे। ठीक है, इटली में फासिज्म कैसे चल रहा था। तो पहले कॉजेज़ समझते हैं, रीज़न समझते हैं कि कैसे ग्रोथ हुई। तो देखो, एक पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये क्या था? एक फॉर्मल मीटिंग थी 1919 में, 1920 में ये मीटिंग हुई थी। एंड बेसिकली दिस वॉज ऑफ द विक्टोरियस अलाइज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, पीस टर्म सेटल करने के लिए इन्होंने ये मीटिंग की थी फॉर द डिफीट ऑफ सेंट्रल पावर्स। इटली ने ये जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के साथ अटेंड की थी। द सीक्रेट ट्रीटी ऑफ लंदन विच वॉज साइंड इन 1915 विद द अलाइज, इसने इटली को काफ़ी ज़्यादा होप देती थी। बट एट पेरिस, ओरांडो, उन्होंने अपने जो डिमांड्स हैं वो बताए इटली के, बट यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने ट्रीटी ऑफ लंदन को रिजेक्ट कर दिया। इटालियन क्लेम करते थे टेरिटरीज ऑफ एड्रियाटिक सी, जहाँ लाइक विच वॉज सम ऑफ द तुर्किश प्रोविंसेस, एंड अल्बानिया भी ये क्लेम करते थे बाल्कन में। ये सारी चीज़ें टर्न डाउन कर दी गई। इसी की वजह से इटली को पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं मिला, है ना। इटली हैड वॉन द वॉर बट इट लॉस्ट द पीस। नाउ इटली डिसअपॉइंटेड था। इसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे फिर दे वर फोर्स टू बायकॉट द कॉन्फ्रेंस। उनको लगा कि ये जो अलाइज हैं वो पर्पसली उनको डिसीव कर रहे हैं। डिसकंटेंट शुरू हो गया, है ना, फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट आ गई
स्पेशली इन द मिडिल क्लास यूथ में ये फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट आ गया। उन्होंने सोचा कि अब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, अपने आप को यूनाइट करेंगे, अवेंज एक तरह का रिवेंज लेंगे उनके नेशन के साथ जो ह्यूमिलेशन हुआ इन सारी चीज़ों पे। इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी फासिस्ट इटली के राइज की? देखिए जब वॉर चल रहा था इटली को बहुत सारा पैसा लगाना पड़ा था, है ना, इवन हायर देन इट्स नेशनल इनकम। तो अब पैसा चला गया तो लोग अनएम्प्लॉय हो गए, ठीक है। लोग इस चीज़ पे बिलीव करने लगे कि गवर्नमेंट है रिस्पॉन्सिबल इस सारी सिचुएशन की, है ना। तो उनको एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट चाहिए था। इसी वजह से फासिस्ट पार्टी जो है वो राइज पर आई, और क्योंकि लोगों का डिससेटिस्फेक्शन था गवर्नमेंट के खिलाफ। स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म वाज अनदर रीज़न, क्योंकि आप देखोगे ना कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, पावर्टी थी, इन्फ्लेशन था, उसकी वजह से सोशलिज्म का कंसेप्ट और आइडियोलॉजी प्रिवेल कर रहे थे। लोग मार्क्सिज्म में बिलीव करने लगे थे, है ना। और उनकी जो लाइक द बिलीवर्स ऑफ मार्क्सिज्म दे हैड अ पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो नेम्ड सोशल डेमोक्रेट्स ऑफ इटली। फिर 1919 में इलेक्शंस हुए, उनको सीट्स भी मिली, दे हैव गेन अ लॉट ऑफ सीट्स। इस पार्टी ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है डेवलपमेंट ऑफ फासिज्म इन इटली में। अब फिर मुसोलिनी आ गया। बेनिटो मुसोलिनी ये ओरिजिनेटर था फासिज्म के आइडिया का। 1883 में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर आयरन स्मिथ थे और ये सोशलिज्म को फॉलो करते थे और बेसिकली सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। ही वॉज ऑल्सो अ स्कूल टीचर, अ ट्रेड यूनियनिस्ट एंड अ जर्नलिस्ट। उनको 1908 में उनके रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ की वजह से इम्प्रिजन भी किया गया था। फिर 1912 में उन्होंने अवंती करके इसको एडिट करने, एक सोशलिस्ट जर्नल था, उसको एडिट करना शुरू कर दिया। एंड ही वॉज अ बिटर ओपोनेंट ऑफ द चर्च ऑल्सो। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इटालियन गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट मुसोलिनी ने एक प्रोपेगेंडा चलाया कि इटालियंस को इमीडिएटली वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन करना चाहिए, अलाइज के फेवर्स में ज्वाइन करना चाहिए। एंड इसी वजह से मुसोलिनी को पनिश भी किया गया था। बट लेटर ऑन इटली को जब फोर्स किया गया वर्ल्ड वॉर में एक्चुअली पार्टिसिपेट करने के लिए, अलाइज के साथ लेने के लिए, उसकी वजह से मुसोलिनी बाद में पॉपुलर हो गया। फिर उसने वॉर में पार्टिसिपेट भी किया था एज अ सोल्जर। ओके, देन बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ, हमने समझा था, रशिया में 1917 में। तो क्या हुआ ना, इटली के लोग भी इस रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस हो गए। जो कम्युनिस्ट थे इटली के, वो मैसिव रिवॉल्यूशन प्लान कर रहे थे। और जो मुसोलिनी है वो ही वॉज एक्चुअली स्टॉन्ज ओपोनेंट ऑफ बोल्शेविज्म। उन्होंने एक नई पार्टी स्टार्ट कर दी कम्युनिज्म को फाइट करने के लिए। 1919 में फासिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश की गई उनकी लीडरशिप के अंदर। मेंबर्स इनके पार्टी के ब्लैक शर्ट पहना करते थे, उनके पास आर्म हुआ करते थे, पार्टी के पास अपना फ्लैग था। मेंबर्स दे वर वेल डिसिप्लिन्ड एंड चीफ कमांडर इनका मुसोलिनी ही था। फर्स्ट पार्टी कन्वेंशन मिलान में हुआ था और उसने अपना चार्टर भी दिया था जिसमें उन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स दी थी। ठीक है, डिमांड्स क्या थी? नेशनलाइजेशन ऑफ फैक्ट्रीज। तो ये चाह रहे थे कि फैक्ट्रीज़ का नेशनलाइजेशन हो। हमने देखा ना कि कैसे सोशलिज्म को फॉलो करता था ना, तो ये चाहेंगे कि सारा कंट्रोल अब किसके हाथ में हो? स्टेट के हाथ में हो। कॉन्फिस्केशन ऑफ सरप्लस मनी फ्रॉम द कैपिटलिस्ट। तो ऑफ कोर्स ये कैपिटलिज्म को अपोज करेंगे। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज चाहिए था। ये चाह रहे थे कि जो चर्च की प्रॉपर्टी है उसको फॉर फ्यूचर किया जाए। 8 आवर्स वर्क इन द फैक्ट्री, यानी कि यू कैन से प्रॉपर वर्किंग कंडीशन चाह रहे थे वर्कर्स की, और नया कॉन्स्टिट्यूशन ये चाह रहे थे। ये सारी डिमांड्स हैं। यूजुअली ऐसी डिमांड्स थी जो लोगों को अट्रैक्ट की और फासिस्ट पार्टी को पॉपुलरली लोगों ने जो है एक्सेप्ट किया। बहुत काफ़ी अच्छे अमाउंट में नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे थे इनके मेंबर्स के। 1919 में देयर वर ओनली 17,000 मेंबर्स इन द पार्टी, बट वो 3 लाख बढ़ गया था 1922 में, 22 तक। तो फासिस्ट ने जो सोशलिस्ट ऑफिसेज हैं और कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, उन सारे ऑफिसेज को क्या किया? फोर्सफुली कैप्चर कर लिया। ठीक है, नाउ फिर क्या हुआ? इन अक्टूबर 1922 फासिस्ट पार्टी हैड इट्स पार्टी कन्वेंशंस इन नेपल्स। तो
अ चार्टर ऑफ डिमांड वॉज पास्ड। इस कन्वेंशन में एक चार्टर, डिमांड ऑफ चार्टर इन्होंने पास किया। उसमें वो चाह रहे थे कि फासिस्ट मेंबर्स को कैबिनेट में बिठाया जाए, नए इलेक्शंस हों लेजिस्लेचर के, विगरस फॉरेन पॉलिसी का अडॉप्शन किया जाए, बट गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें रिफ्यूज़ कर दी। फिर फासिस्ट ने मार्च किया रोम तक अंडर द लीडरशिप ऑफ मुसोलिनी। फिर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसेस सारे कैप्चर करने शुरू कर दिए। गवर्नमेंट आज द किंग विक्टर इम्यूनल III टू प्रोमलगेट द मार्शल लॉ, इवन द मार्शल लॉ तक लाने की बात कर दी गई थी। फिर उसके बाद मुसोलिनी को इनवाइट किया गया कि आप अब मिनिस्ट्री फॉर्म करो। अब समझते हैं फिर ये एज अ प्राइम मिनिस्टर किस तरह से काम कर रहे थे। तो बेसिकली ये एक्शन ओरिएंटेड प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। ये स्टेप्स हैं: द डिकॉइट्स लिविंग इन द इंटीरियर्स ऑफ द नेपल्स एंड सिसिली, दे वर क्रश्ड। इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस जो लेबर्स की थी वो इम्प्रूव की गई, जैसा कि उनने डिमांड में बात की थी, ठीक है। ट्रेड यूनियन को एबलिश किया गया, पूरा पावर पार्लियामेंट का छीन लिया गया, एंड जो मेंबर्स थे जो कि फेथफुल थे लीडर से, है ना, उनको ही सिर्फ मिनिस्टर बनाया गया और ऑफिसेस में रखा गया। ओके, तो यही तो है ना, हम क्या समझने की कोशिश कर रहे थे कि फासिज्म, जो मैंने आपको इनिशियल सबसे पहले डेफिनेशन बनाई थी, वो आप अभी लागू होते हुए देख लेंगे। फिर देखो, इलेक्शंस जो है कंडक्ट करवाए गए नए लॉज बन के अकॉर्डिंग। फासिस्ट पार्टी को कंप्लीट मेजॉरिटी मिल गई थी नेशनल पार्टी में, नेशनल पार्लियामेंट में। इलेक्शन के बाद उसने और नए जो है मेजर्स लिए मुसोलिनी ने, और अपने स्पेशली ऐसे मेजर्स लिए कि जो ऑपोजिशन था उसको क्रश करने के लिए, ठीक है। तो सारे लोकल बॉडीज़ को सस्पेंड कर दिया इन्होंने। सिर्फ फासिस्ट लॉयर्स को अलाउड था कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1926 में पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बैन कर दी, कैबिनेट सिस्टम भी ख़त्म कर दिया, फ्रीडम ऑफ प्रेस हटा ली गई। दे ऑल्सो लिमिटेड द पावर्स विच वर गिवन टू द पुलिस डिपार्टमेंट्स। ऑपोजिशन पार्टीज़ के मेंबर्स को अब जेलों के अंदर डाला जा रहा था। तो एक बात तो साफ है कि मुसोलिनी एक डिक्टेटर है, तभी उसने फासिस्ट आइडियोलॉजी निकाली। एक व्यक्ति का रूल, एक लीडर का रूल, एक पार्टी का रूल ही होती है आइडियोलॉजी ऑफ फासिज्म। उसको डेमोक्रेसी में कोई फेथ नहीं था, मेजॉरिटी को वो बेसिकली हेट करते थे। ही बिलीव्ड इन द सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट्स, what you say the socialism, or actually he believed the individual had no right, and individual was merely means to recognize the existence of the state. Okay, so इस तरह से वो ये चीज़ें चलाते थे। So this is it about the Mussolini as his story. In the next part हम हिटलर के बारे में, नाजिज्म जर्मनी में पढ़ेंगे। So this is it about this particular session. I hope you enjoyed this session and liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।